Good morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will start a new chapter, Financial Statement of Not for Profit Organization. NPO चैप्टर। अभी आपने जितने भी चैप्टर किए, चाहे एडमिशन का पार्टनर का किया, चाहे पार्टनरशिप में किया है, चाहे रिटायरमेंट से रिलेटेड किया, डिसोल्यूशन किया, कंपनी के केस में किया, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी आपने बनाए हैं वो अभी तक आपने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में बनाए थे। अब हम उनके लिए बनाएंगे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मींस उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अकाउंट बनाएंगे जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस करना जो है उनका मेन मोटिव है। चलिए करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऐसी क्लब, ऐसी संस्था, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं काम कर रहे, उनका मेन मोटिव जो है वो सोसाइटी को सर्विस देना है या सेवा का पर्पज़ है। तो उसके वे से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं, जो क्लब बनाए गए हैं, जो धर्मशाला, मंदिर, ट्रस्ट, कुछ भी स्कूल जो है खोले गए हैं, हॉस्पिटल खोले गए हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो उनके भी कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब प्रॉफिट अर्न करना ही उनका मेन मकसद नहीं है तो अकाउंट्स क्यों बनाने। तो ये भी तो बात ध्यान में रखो कि जब अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट कब बनाए जाते हैं, जहाँ पैसों का लेन देन हो रहा है, ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, पैसे का आना जाना हो रहा है, तो उसका हिसाब किताब रखने के लिए तो हमको अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या है, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बनाने होते हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। There are certain organizations which are formed not to earn profit but to render service to its member and to the public. यहाँ क्लियर किया गया है कि वो ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन मोटिव जो है सर्विस देना है अपने मेंबर्स को, अपने पब्लिक को। सच ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, charitable institutions and literary societies. These non-profit seeking entities exist with a primary motive of providing service. इनका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ना होकर ओनली सर्विस प्रोवाइड करना है। सच एज ए क्लब प्रोवाइड स्पोर्ट्स, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल रेंडर मेडिकल सर्विसेज एंड लिटरेरी सोसाइटी प्रमोट आर्ट एंड कल्चर एंड एन एसोसिएशन में ऑल्सो फॉर्म टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ इट्स मेंबर। तो यहाँ काफ़ी सारे ऐसे सोसाइटीज़ आपने अपने आसपास भी देखी होंगी जिनका मेन मोटिव जो है वो सर्विस करना है। और मेन सोर्स ऑफ इनकम का क्या रहता है, इनका सब्सक्रिप्शन रहता है, या हम कहें कि चंदा, जो दान मिलता है इन्हें, उनका वो मेन मोटिव रहता है। डोनेशन, ग्रांट जो है सब्सिडी, इस टाइप से कुछ भी गवर्नमेंट भी क्या है उनको और प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम सब्सिडी या ग्रांट जो है प्रोवाइड करती है। दे में ऑल्सो अंडरटेक ट्रेडिंग एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न सम प्रॉफिट। वो कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं ताकि वो प्रॉफिट अर्न करके उसी पैसे को, मतलब कि जो भी उनके पास अमाउंट है उसको किसी कहीं इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट अर्न करके उसके लिए जो है अपने गोल को अचीव ईजिली कर पाए और अर्निंग कर पाए। As the main aim of these organization is not to earn profit, they do not prepare trading profit and loss account. अब यहाँ ध्यान देना कि ये जो है प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं होते हैं, तो इनका मेन मोटिव जो है वो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इनका मेन मोटिव जो है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ये ओनली कुछ अकाउंट्स बनाएंगे जो हम कहते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होगा, पूरे साल की जितनी भी रिसिप्ट हुई है, जैसे आप कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक में क्या होता है, आपकी डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट होती हैं, क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स होती हैं। तो सेम आप क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट यहाँ बनाएंगे जिसमें हम सारी रिसिप्ट, चाहे वो इस ईयर की है,
प्रीवियस ईयर की अमाउंट आपको रिसीव हुई है या करंट ईयर की रिसीव हुई है। सेम अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या पेमेंट कर रहे हैं तो भी हम तीनों ईयर्स के अकॉर्डिंग मींस करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर तीनों अमाउंट्स को इसमें फिल करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चाहे वो एक्सपेंडिचर है या इनकम है या रिसीव हुआ है आपको, चाहे वो कैपिटल नेचर का है चाहे वो रिवेन्यू नेचर का है। रिवेन्यू नेचर का सभी को पता है जो उस ईयर से रिलेटेड है, कैपिटल नेचर का जिसका बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा सालों तक मिलने वाला है, मींस जिसकी एंट्री जो है हम बैलेंस शीट में करते थे वो हम यहाँ पर दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं जो सिमिलर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। ध्यान देना, मैंने 3 बातें बोली हैं। एक, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम बनाएंगे। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाएंगे। थर्ड, हम बैलेंस शीट बनाएंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर है कैश बुक के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिमिलर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, और जो बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट के सिमिलर है। अब आपने यहाँ पर ध्यान से समझा होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बना रहे हैं सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, तो वो क्या प्रॉफिट बताएगा? नहीं। जो अमाउंट अगर एक्सपेंडिचर की ज़्यादा है तो क्या होगा, इनकम से कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिसिट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारी इनकम ज़्यादा हो रही है तो हमारा क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। तो सेम जहां हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जब बात करते थे वहां नेट प्रॉफिट और नेट लॉस वर्ड यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज़ करेंगे। और सेम जैसे हम कैपिटल में ऐड किया करते थे प्रॉफिट्स को, सेम इसमें ही हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड कहाँ होगा, बैलेंस शीट में होगा, जैसा कि कैपिटल हुआ करती थी। चलो देखते हैं हम इसमें मेन फीचर्स और करेक्टरिस्टिक ऑफ नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मेन मोटिव क्या है, सर्विस करना है। अभी बताया कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिनका मेन मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होकर क्या है, सर्विस करना है। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई एजुकेशन की सर्विस दे रहा है, कोई हेल्थ केयर की सर्विस दे रहा है, कोई एंटरटेनमेंट करा रहा है, कोई स्पोर्ट्स करा रहा है। तो इस टाइप से पब्लिक को सर्विस देना जो है उनका मेन मकसद रहता है या मेन एम है। नेक्स्ट हमारा है फॉर्म। फॉर्म क्या है, दीज ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप एज चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटीज़ एंड सब्सक्राइबर टू दीज ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड मेंबर। जो जिन्होंने भी मिलकर ये चैरिटेबल ट्रस्ट या जो भी स्थापना की थी इसकी, वो सब इसके पर्सन जो सब्सक्रिप्शन देते हैं, चंदा देते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें अमाउंट भेजते हैं, तो वो क्या है, हमारे इसके मेंबर कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेपरेट एंटिटी। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थे, उनका वो क्या था, सेपरेट एंटिटी थी। मींस उनकी लायबिलिटी जो थी वो लिमिटेड थी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी और उनकी बिजनेस की प्रॉपर्टी को अलग माना जाता था। सेम इसमें भी ऐसा ही होगा कि जो मेंबर की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो डिफरेंट है, और जो उसकी मेंबरशिप है जिस भी चैरिटेबल ट्रस्ट में वो काम कर रहा है वो सेपरेट एंटिटी यहाँ पर होगी। कोई भी लॉस की वजह से उसको मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं लिया जाएगा। सेम मेंबर जो है वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब मैनेज कौन करेगा, मैनेज करने के लिए कमेटी बनाई जाती है जो कि उनमें से कोई एक सेलेक्टेड पार्ट जो है मेंबर चुन लिया जाता है, इलेक्शन के थ्रू तरह लगा सकते हैं हम। तो जो भी उनमें से कमेटी में से इलेक्टेड करने पर चुना जाएगा पर्सन, वही क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं मेजर सोर्स ऑफ इनकम। इनकम के सोर्सेज क्या रहेंगे, यहाँ पर इनकम के सोर्स रहने वाले हैं सब्सक्रिप्शन, सबसे मेन जो इनकम होगी वो चंदा रहेगा। नेक्स्ट डोनेशन, डोनेशन दान कोई दे सकता है, कोई पर्सन की डेथ हो जाती है तब दान दिया जाता है, क्योंकि अपनी खुशी पर किसी पर दान दे सकता है, कोई अपनी लिगेसी लिखेगा तभी के दान दे सकता है जी, मतलब वसीयत हम कहें तो। विलिंग फाइनेंशियल रेजिस्टेंस फॉर गवर्नमेंट इन फॉर्म ऑफ ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा। अदर पार्ट्स भी हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट भी ग्रांट दे सकती है
अगर कोई पर्सन सर्विस दे रहा है तो, या कोई ट्रस्ट क्लब सर्विस दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उनको प्रमोट करने के लिए टाइम टू टाइम ग्रांट देगी। सेम जो पैसा अगर चंदों का इकट्ठा हो रखा है तो वो क्या होगा, कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, तो उससे भी कुछ अर्निंग हो सकती है, वो भी उसकी इनकम का मेन सोर्स रहने वाला है। नेक्स्ट हम पॉइंट कर रहे हैं सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर। यहाँ याद रखेंगे, अगर मैं डिफरेंस दिखाऊं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो उसके पार्टनर या मेंबर या जो भी पर्सन थे, शेयर होल्डर थे, वो क्या करते हैं, जो जितना भी प्रॉफिट होता है उसको अपने पास ले लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जो है वो डिवाइड हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ जो मेंबर होंगे वो कोई पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको कोई भी प्रॉफिट का पार्ट जो है या सरप्लस की अमाउंट जो है वो नहीं मिलने वाली है। तो करंट ईयर सरप्लस इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इस मेंबर, इट इज़ एडिड टू कैपिटल फंड, ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अब बात आती है अकाउंट्स की। दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव टू मेंटेन प्रॉपर अकाउंट टू मीट द लीगल रिक्वायरमेंट एंड टू एक्सरसाइज प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स। हर कोई क्या करता है, प्रॉपर कंट्रोल चाहता है कि उनका जो अमाउंट है, पैसा है, वो सेफ रहे, कहीं यूज़ जो है उसका मिस यूज़ नहीं हो, कंट्रोल रहे उनके ऊपर, या फिर टाइम टू टाइम लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी क्या है, उनको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अब फॉर्म ऑफ अकाउंट ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें हम कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट। अब देखते हैं हम डिफरेंस बिटवीन एनपीओ और पीओ, मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा डिफरेंस का यही आ रहा है कि उनका मेन मोटिव जो है वो क्या है, एनपीओ का मीन्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, सर्विस का देना है। सेम प्राइमरी मोटिव जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना ही है। तो यहाँ पर जो यूज़ होगा कैपिटल या फिर कैपिटल फंड, तो दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा। जब हम एनपीओ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, कैपिटल फंड बनेगा, लेकिन वहाँ पर कैपिटल अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो एनपीओ के केस में 3 अकाउंट बन रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा बैलेंस शीट। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता ही है। इसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं उनके भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी अलग से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सरप्लस वर्सेस प्रॉफिट्स। सरप्लस क्या है, सरप्लस वो है कि यहाँ पर जो भी रिजल्ट निकल रहा है या इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच करने पर सरप्लस या फिर डेफिसिट आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। सरप्लस और डेफिसिट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। इसको क्या करते हैं, कैपिटल फंड के अंदर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट और लॉस जो है वो क्या होगा, ओनर, बिजनेस के ओनर में बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो देखते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से अकाउंट बना रहे हैं। सबसे पहले अभी बताया मैंने आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिमिलर होगा कैश बुक के। अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग मोर देन ए समरी ऑफ द कैश बुक। कैश बुक की समरी से ज़्यादा कुछ नहीं है, मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक सर्टेन पीरियड का एनालाइज और क्लासीफाई जो है हम कह सकते हैं। सुटेबल हेडिंग्स इसमें दिए गए हैं कि रिसिप्ट और पेमेंट, रिसिप्ट साइड में क्या होगा, सारी रिसिप्ट होंगी, पेमेंट साइड में सारी पेमेंट्स होंगी। इट इज़ द फॉर्म ऑफ अकाउंट मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड बाय ट्रेजर ऑफ सोसाइटीज़, क्लब, एसोसिएशन एट्सेट्रा व्हेन प्रिपेयरिंग द रिजल्ट ऑफ द ईयर्स वर्किंग। जैसे जैसे वो साल में जो क्लब हैं, एसोसिएशंस हैं, वहीं से ही अडॉप्ट किया गया है। एज सच ए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द कैश बुक। All receipt and payment which are entered in the cash book are also entered in the receipt and payment account। वही बात कि जिस तरीके से कैश बुक में आप प्रिपेयर करते हैं तो कैश बुक में आप क्या करते हैं, रिसिप्ट और पेमेंट को लिखते हैं, सेम इसमें भी ऐसा ही किया जाएगा।
और कैश बुक में जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिया जाता है। सेम इसमें वेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट विल कंटेन द टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जितनी भी रिसीव हो रही हैं उसको वहाँ पर वो लिखेगा। एनी ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विल नॉट बी एंटर्ड इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। जो अमाउंट पैसा रिसीव नहीं हुआ है मीन्स आउटस्टैंडिंग है, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पे नहीं किए हैं या ऐसे है क्रूड इनकम है, तो वो अगर आपको रिसीव नहीं हुई है या पेमेंट नहीं हुई है तो उनको आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते थे। सेम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे हैं फीचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर क्या है। फर्स्ट पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ अकाउंट। तो ये आपको पता ही है कैश अकाउंट के सिमिलर है। तो कैश अकाउंट का फीचर क्या है, रियल अकाउंट का नेचर आता है, तो रियल अकाउंट का नेचर ही इसमें भी यूज़ होगा। जो रूल हमारा पीछे यूज़ होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मीन्स जो भी चीज़ें हमारी आएंगी बिजनेस में वो डेबिट होंगी, जो भी पैसा जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो सेम रिसिप्ट साइड हमारी रिसीव होने की है, मींस डेबिट साइड में रिसीव होगा और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है क्या, इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक। कैश इन हैंड ऑलवेज शो ए डेबिट बैलेंस एंड विल देयरफॉर बी रिटन ऑन दिस its debit side. Cash at bank may show a debit or favorable balance, in which case it will be written on its debit side, but if the bank balance is on overdraft or unfavorable balances। ये आपको सबको क्लियर हुआ होगा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस जो होगा वो डेबिट में रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो क्रेडिट में रहेगा, और कैश का हमेशा ही डेबिट बैलेंस जो है रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कैश आपके पास है तो ही आप शो करेंगे, कैश आपके पास नहीं है तो बैलेंस कुछ भी शो नहीं होगा, या तो वो ज़ीरो होगा या फिर वो डेबिट बैलेंस होगा। लेकिन बैंक के केस में ऐसा नहीं है। बैंक के केस में आपका अनफेवरेबल मीन्स ज़ीरो के बाद नेगेटिव बैलेंस भी जा सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट के वे में भी आपको अमाउंट दे सकता है। आप करंट अकाउंट से एक लिमिट तक अमाउंट जो है वो निकाल सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में। तो याद रखेंगे कैश इन हैंड का जो बैलेंस है वो डेबिट हो सकता है, लेकिन कैश एट बैंक का कभी भी ऐसा नहीं है कि खाली डेबिट रहेगा, डेबिट के साथ वो क्रेडिट भी रह सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, नेचर ऑफ आइटम रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। डेबिट साइड में कौन कौन सी आइटम जो है रिकॉर्ड होंगी, तो डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट, चाहे वो कैपिटल नेचर की है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, किसी भी तरह की रिसिप्ट को आप डेबिट साइड में लिखेंगे। सेम एज इट इज़ पेमेंट की भी, चाहे वो करंट ईयर की पेमेंट हो रही है, चाहे वो प्रीवियस ईयर के लिए पेमेंट हो रही है, या फिर हम कहें कि फ्यूचर के लिए पेमेंट की जा रही है, चाहे वो कैपिटल नेचर की पेमेंट है, चाहे वो रिवेन्यू नेचर की पेमेंट है, हर तरह की पेमेंट को आप इसमें रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज दिस अकाउंट शो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो यहाँ बात आती है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है कैश इन हैंड का और कैश एट बैंक का, तो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ होगा, क्रेडिट में शो होगा। लेकिन मैंने पहले भी आपको क्लियर किया कि क्लोजिंग बैलेंस अगर बैंक के केस है तो वो डेबिट भी हो सकता है। नॉन कैश आइटम आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। 6 पॉइंट क्या कहता है कि नॉन कैश आइटम जो है इस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। जी बिल्कुल नहीं होंगी, क्योंकि आपको पैसा रिसीव हुआ है तो रिसीव हुआ तो लिखेंगे ना, रिसीव ही नहीं हुआ, नॉन कैश है तो कैसे लिखेंगे उसे। तो इसी तरह से डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, या क्रूड इनकम है जो आपको रिसीव नहीं हुए हैं, जो आपने पे नहीं किए हैं, उनको आप इसमें नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 7th पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट, दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करंट इनकम एक्सीड द करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। इट merely show the closing balance of cash in hand at bank in order to ascertain the net income or loss for a particular period. Income and expenditure account has to prepare with the help of receipt and payment account after considering the various adjustment। तो यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो अकाउंट है उसका ये मकसद नहीं है कि इनकम कितनी है या एक्सपेंडिचर कितने हैं, वो तो सिर्फ कैश के बारे में बताएगा कि कैश का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्लोजिंग क्या है, आपके पास कितना कैश इन हैंड है, जिससे आप डेली का अपना जो है चेक कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि क्या डिफरेंस है कैश बुक में और क्या डिफरेंस है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में। मींस रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट अगर बेस का लें तो इट इज़ प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक। जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट बनेगा उससे पहले कैश बुक तो बनाना ही पड़ेगा। सेम कैश बुक बनाने के लिए रिसिप्टेंट पेमेंट को बेस लिया जाता है और रिसिप्टेंट पेमेंट बनाने के लिए कैश बुक को बेस लिया जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंड हैं। पीरियड की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जो रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट है वो साल के लास्ट में बनेगा कैश बुक की समरी को लेकर। लेकिन कैश बुक जो है वो डेली बेस पर बनती है, रोज़ रोज़ बनती है, रोज़ का रोज़ कैश आपको मैच करना होता है। पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, अगर हम कैश बुक की बात करें तो वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। लेकिन अगर हम रिसिप्टेंट पेमेंट की पार्ट करें तो ये तो समरी है कैश बुक की, तो इसमें क्या है, नॉट डीम टू बी ए पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डेबिट और क्रेडिट साइड को लेकर। तो इसकी डेबिट साइड में क्या होगा, रिसिप्टेंट पेमेंट की डेबिट साइड में रिसिप्ट होगा और पेमेंट की क्रेडिट साइड में पेमेंट होगा। लेकिन हम कैश बुक में रिसिप्टेंट पेमेंट वर्ड ना बोलकर डेबिट और क्रेडिट ही यूज़ करते हैं। लेजर फोलियो की बात करें तो रिसिप्टेंट पेमेंट में कोई एलएफ का कॉलम नहीं होता है, लेकिन कैश बुक में होता है। इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये तो प्रिपेयर किया जाता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन वो तो दोनों के लिए की जाती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है, आप देखेंगे। फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो कुछ आइटम्स यहाँ पर आपको गिवन है, आप देख सकते हैं। कैश इन हैंड ऑन एज ऑन 1 अप्रैल 2018। स्टार्टिंग में साल के शुरू में आपके पास क्या कैश है, 7500 का कैश है। कैश एट बैंक क्या है, बैलेंस बीडी अगर हम कैश का करें और बैंक का करें तो 48 और 7500 हो जाएगा। फिर सब्सक्रिप्शन, आपको साल के लास्ट में आपके पास क्या क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कलेक्ट हुआ है। आपको 3 तरह का सब्सक्रिप्शन मिला है, एक तो पिछले साल का, एक इस साल का और एक अगले साल के लिए, 2018, 2019, 2020। तो तीनों ही मैंने बोला था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो तीनों के तीनों इसमें जाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, चाहे नेक्स्ट ईयर है, रिसिप्ट देखनी है आपने। तो आप क्या करेंगे, तीनों के तीनों 15,000, 2,20,000 और 6,000 को क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। फिर डोनेशन रिसीव्ड, सेम डोनेशन रिसीव्ड फॉर पेविलियन। पेविलियन होता है मंडप, कोई मंडप बनाने के लिए डोनेशन रिसीव हुआ, पर्टिकुलर पर्पज है, लेकिन रिसीव तो हुआ ना, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में, रिसिप्ट साइड में आएगा ये। नेक्स्ट है 8% इन्वेस्टमेंट परचेज ऑन 1 जुलाई 2018। एक इन्वेस्टमेंट परचेज करी है 2000 की, तो पेमेंट हुई होगी, पैसा जो है पेमेंट साइड में जाएगा। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट सेम पेमेंट साइड में जाएगा। रेंट पेड पेमेंट साइड में जाएगा। एंटर फी रिसीव्ड रिसिप्ट साइड में होगा। होनेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को जो है मान दे दिया तो क्या हो जाएगा, आपका जो सेक्रेटरी है उसको क्या किया आपने, मान दे दिया है। तो ये हमारा क्या होगा, पेमेंट साइड में जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा तो क्या हो जाएगा, आपकी रिसिप्ट साइड में हो जाएगा। फर्नीचर परचेज किया है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ओल्ड फर्नीचर जो है वो सेल हो गया है, कैश आ रहा है आपके पास, तो रिसिप्ट होगी। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज आपका क्या हो जाएगा, परचेज करने पर पेमेंट होगी। सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट होगी। सैलरी एंड वेजेस देने पर क्या होगा, पेमेंट होगी। स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस आपके 25,000 के थे, जिसमें से इंक्लूड है अनपेड एक्सपेंसेस 5,000, तो आपके लिए एक्चुअल पे कितना किया है वो आप इसमें लिख देंगे। कैश इन हैंड का आपका क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, और डेप्रीसिएशन जो है वो बता रहा है कि फर्नीचर पर 10% लगाना है, तो आप क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन को इग्नोर कर देंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कैश का ओपनिंग क्लोजिंग करने के बाद ये सब आइटम आपने इसमें फिल करने के बाद
आपके पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस था लेकिन बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं था, तो हमने क्या किया, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मींस रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड को मैच करने पर जो भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो हमारा बैंक का जो है क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, ऐसा अकाउंट हम अगर बात करें जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है और सिमिलर है किसके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। मींस जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए सरप्लस और डेफिसिट निकालने के लिए काम आता है। बनता कैसे है, सेम सिमिलर एज ए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आपका नॉमिनल नेचर का है, जिसमें आप डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को लेते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम एंड गेन्स को लेते हैं। सेम लाइक P&L अकाउंट आप क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाएंगे और डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में सारी इनकम्स लेंगे। याद रखेंगे सेम वैसे ही आपको ओनली करंट ईयर्स की आइटम को लेना है। जो भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका था उसमें आपने सिर्फ वही चूज़ करना है जो आपके इस ईयर की है, चाहे वो पे हुई है चाहे नहीं हुई है। आउटस्टैंडिंग को जिस तरह से P&L में करते थे एडजस्ट, सेम वैसे करेंगे। प्रीपेड अगर आपने एडवांस पे कर दिया तो आप क्या कर दोगे, लेस कर दोगे। क्या फीचर है हमारे इसके, तो ये भी आपको पता चल जाएगा कि अगर आपकी एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है किससे, एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है इनकम साइड से, तो आपका क्या आ जाएगा, डेफिसिट आ जाएगा। और अगर इनकम साइड एक्सीड है एक्सपेंडिचर साइड से तो क्या हो जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। तो नेचर क्या है इसका, नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स का रूल यूज़ होगा। नेचर ऑफ द आइटम रिकॉर्डेड इन इट, इसमें किसकी बात कर रहे हैं हम, ओनली आइटम ऑफ रिवेन्यू नेचर आर रिकॉर्डेड इन इट। ओनली रिवेन्यू नेचर की आइटम को, कैपिटल नेचर वाले को हम बैलेंस शीट में ले जाएंगे। सेम अगर उसके ऊपर होने वाला कुछ प्रॉफिट और लॉस है उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग जो है यहाँ पर नहीं लिखेंगे। एडजस्टमेंट को जरूर रिकॉर्ड करेंगे। डेप्रिसिएशन है, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, उन सब को हम यहाँ पर जरूर लेंगे। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ करंट पीरियड। यस, इट एक्सक्लूड ऑल आइटम ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर वी डू नॉट परटेन टू द करंट पीरियड। इन अदर वर्ड्स ऑल आइटम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर एंड फ्यूचर ईयर एक्सक्लूडेड वाइल प्रिपेयरिंग इट। जब भी हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो चाहे वो प्रीवियस ईयर की आइटम है चाहे फ्यूचर ईयर की आइटम है, उनको हम छोड़ देंगे। अगर उसमें ऐड की हुई है तो हम माइनस कर देंगे। पर्पज क्या है इसको बनाने का, इसको बनाने का मेन पर्पज जो है वो रिवील करना है सरप्लस और डेफिसिट। आपको बता ही दिया है कि सरप्लस कब होगा, जब इनकम एक्सीड होगी, इनकम साइड एक्सीड होगी एक्सपेंडिचर साइड से। तो डिफरेंस क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इतना तो सबको समझ में आ ही गया होगा कि वो सिमिलर है किसके, कैश बुक के। ये सिमिलर है किसके, P&L अकाउंट के। इसमें कितनी साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में 2 साइड्स हैं, जो कि डेबिट साइड को रिसिप्ट और क्रेडिट साइड को पेमेंट बोलेंगे। लेकिन इसकी डेबिट साइड जो है वो एक्सपेंसेस की है और क्रेडिट साइड इनकम्स की है। ये बेस है किस पर, रियल अकाउंट पर, वो बेस है किस पर, नॉमिनल अकाउंट पर। सेम ओपनिंग बैलेंस की बात करें कैश के और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नोट करेंगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कोई ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं ले रहे हैं। आइटम्स की बात करें तो इट रिकॉर्ड रिसिप्ट एंड पेमेंट बोथ ऑफ कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर, सभी को ले रहा है। सेम पीरियड की बात करें तो तीनों ईयर को ले रहा है, तीनों मतलब कि प्रीवियस भी, करंट भी और नेक्स्ट ईयर के भी अमाउंट्स को ले रहा है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली कैपिटल नेचर को ओनली रिवेन्यू नेचर को लेगा, कैपिटल नेचर को जो है वो बैलेंस शीट में लिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम बात करें तो ओनली करंट ईयर की आइटम जो है वो ली जाएंगी। 8th पॉइंट हमारा है एडजस्टमेंट का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती है, ओनली कैश बेस पर होता है। तो एडजस्टमेंट तो उनकी होती है ना, चाहे जो प्रीपेड है, जो आउटस्टैंडिंग है, जो डेप्रिसिएशन है, जो नॉन कैश बेसिस है। बैलेंस शीट बनाने के लिए
हम अगर बात करें तो कैपिटल आइटम्स कैपिटल फंड में जो ऐड होता है वो सरप्लस, और वो कहाँ से लिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लिया जाता है। तो बैलेंस शीट मस्ट कंपनी दिस अकाउंट बिकॉज इट इंक्लूड रिवेन्यू आइटम वेयर एज द बैलेंस शीट कंटेन द रिमेनिंग बैलेंसेस, लेकिन इट नीड नॉट नेसेसरी बी कंपाउंड बाय बैलेंस शीट बिकॉज ऑल रिवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम आर इंक्लूडेड इन इट। ट्रांसफ़र की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफ़र करने की बात करें तो क्लोजिंग बैलेंस जो है उसका कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट में नेक्स्ट पीरियड में दिखाया जाएगा, लेकिन इसका जो है वो कैपिटल फंड में ऐड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट और एक्सपेंडिचर अकाउंट का डिफरेंस, पीएनएल अकाउंट किस लिए बनाया गया है, पीएनएल अकाउंट जो है वो हमारा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किस लिए बनाया गया है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पीएनएल अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट और नेट रिजल्ट मिलता है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से आपको सरप्लस और डेफिसिट मिलता है। इनके बैलेंस को जो हम कहेंगे सरप्लस और डेफिसिट कहेंगे। अगर हम बात करें तो इसको बनाने का पर्पज बेस कहाँ से लिया जाएगा, किससे लिया जाएगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बनेगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से फिगर लेंगे आप, लेकिन उसकी फिगर जो है आप ट्रायल बैलेंस से लिया करते थे। तो ये था हमारा नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। इससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक जो है हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।